हाँ जी, सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम 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 बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग क्लास ऑफ सीए इंटर लॉ एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास देख रहे हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जनरल क्लॉज एक्ट के। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जीसीए के, ठीक है, जो आपके रीसेंट एग्जाम्स में आए, जो एक दो क्वेश्चन जो टॉपिक मुझे लग रहे हैं पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं। ठीक है सर। चलो आईयूएस आज ही कर लेंगे ना, कल क्यों करेंगे। तुम पहले वीडियो को लाइक करो। इतने सारे बच्चे क्लास में आते हैं, नालायक लाइक नहीं करते हैं। इतने गंदे हो, इतने गंदे हो तुम, हाउ बैड यू आर। चलो वी विल स्टार्ट। अच्छा, ये सेशन परसों खत्म हो जाएंगे, है ना, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों ही खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद हम लोग जो है आरटीपी करेंगे पहले, ठीक है। पहले आरटीपी करेंगे, पहले आरटीपी लाइव करवाऊंगा पूरी, और उसके बाद फिर एमटीपी करेंगे, दोनों एमटीपी 1 एमटीपी 2। ठीक है चलो। और एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज की वीडियो मैं डालूंगा कि एमसीक्यूज कब से स्टार्ट करने वाला हूं। एमसीक्यूज टेलीग्राम में होंगे डेली रात को, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में हुए थे वैसे ही टेलीग्राम पे होंगे। तो एमसीक्यूज जो है उसको कैसे कराऊंगा, तो उसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे या मंडे को मोस्टली मैं डाल दूंगा। ठीक है, सैटरडे को ही डाल दूंगा वैसे तो मेरे ख्याल से। ठीक है, डिपॉजिट्स के केस में जो चार्ज क्रिएट होता है दैट इज ओनली ऑन द टैंजिबल एसेट, वो इंटैंजिबल पे नहीं होता। इन जनरल तो आप चार्ज किसी भी चीज पे क्रिएट कर सकते हो, टैंजिबल इंटैंजिबल कुछ भी। ठीक है मुक्ता, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ जीसीए। तुम लोगों ने जनरल क्लॉज एक्ट अगर रिवाइज नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट रिवाइज फर्स्ट, चैप्टर रिवाइज करो। ठीक है, एंड यू विल सी, जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे ना तो यू विल सी रिवीजन वीडियो देखना। और रिवीजन वीडियो 53 मिनट्स की, आई थिंक 53-55 मिनट्स की है, उसमें पूरा जीसीए बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है। इट इज ब्यूटीफुली कवर्ड, पूरा जीसीए बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है, और बहुत मतलब सारे एग्जाम्पल्स, टॉपिक्स, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। तो 1 घंटे के अंदर जीसीए रिवाइज हो सकता है अगर ढंग से रिवाइज करोगे तो। ठीक है, और वीडियो देखने से भी पहले नीचे कमेंट पढ़ लेना, तो तुमको लग जाएगा कि हाँ 1 घंटा वर्थ इट है देना। ठीक है, तो उसको आराम से अच्छे से रिवाइज करना। मानसी, ओके आई विल चेक। ठीक है, अभी क्लास के बाद आई विल चेक एंड देन आई विल डू। ठीक है, हाँ यस अजय, दैट आई विल प्रोवाइड इन द नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते में अपन दे देंगे। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। क्लियर। पहले मेरे को एक बार ये बता दो, मैं जीसी अभी स्टार्ट कर रहा हूं 1 मिनट में। फर्स्ट टेल मी दिस थिंग कि आईओएस जो है, आईओएस जो है वो आज ही करोगे या कल करोगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आज करोगे या कल करोगे? जैसा तुम बोलोगे उसके अकॉर्डिंगली आई विल डू। रिवीजन डन है ना? वेरी गुड, रिवीजन डन है। सबसे अच्छी बात तो यही है तुमको चैप्टर रिवाइज है। जब तक चैप्टर ही रिवाइज नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? कल करोगे। मोस्टली पीपल आर सेइंग ओके आई विल पुट अ पोल, यू जस्ट गिव अ पोल। ठीक है, लेट मी नो, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज पूर्वा बिल्डकॉन
लिमिटेड पीबीएल इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग टू सब्सिडरी। इस कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं, एक का नाम है अरिहंत सीमेंट लिमिटेड एंड दूसरा है सिद्धार्थ ब्रिक्स लिमिटेड, एसीएल एंड एसबीएल। पूर्वा इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द पीबीएल। पूर्वा जो है वो पीबीएल की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। पूर्वा जो है वो पीबीएल की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ठीक है सर। एंड आशीष एंड मृणाल हु वर द सीएफओ ऑफ एसीएल एंड एसबीएल, यानी आशीष जो है वो एसीएल का सीएफओ है और मृणाल जो है वो एसबीएल की सीएफओ है। रिजाइन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज एंड पूर्वा वाज ऑफर्ड टू टेक चार्ज ऑफ द ऑफिस। तो पूर्वा यानी कि अब ऐसे समझो, एक कंपनी है पीबीएल, वो होल्डिंग कंपनी है और इसकी दो सब्सिडरी हैं, एक सब्सिडरी है एसीएल और एक सब्सिडरी है एसबीएल। ठीक है। अब पूर्वा जो है वो यहां पे सीएफओ है, यहां के दोनों के सीएफओ ने रिजाइन मार दिया और इसको बोला, पूर्वा को बोला कि आप दोनों सब्सिडरी में क्या बन जाओ, आप दोनों सब्सिडरी में सीएफओ बन जाओ, और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। बोलो यस और नो। यस सर। गॉट इट सर। अब आगे समझना अब आगे समझना जीसी के सेक्शन नंबर याद करने नहीं, अगर सेक्शन नंबर नहीं याद हो रहे कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रोविजन जरूर याद रखना ठीक है, प्रोविजन जरूर याद रखना है। वेदर पूर्वा कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ सीएफओ साइमल्टेनियसली इन द टू सब्सिडरी, क्या पूर्वा को दो सब्सिडरीज में एक साथ साइमल्टेनियसली डेजिग्नेट किया जा सकता है? दैट इज एसबीएल एंड एसीएल बिसाइड्स बीइंग सीएफओ ऑफ पीबीएल, और वो पीबीएल की सीएफओ रहेगी, उसके बावजूद उसको दो सब्सिडरीज में सीएफओ बना सकते हैं। एग्जामिन द मैटर विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन द कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज इन द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। तो आपको कंपनीज एक्ट को जीसीए के साथ मिलाकर पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। पता है ऐसा एक क्वेश्चन ना, डिविडेंड का क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ डिविडेंड एंड दे हैव रिलेटेड इट विद द जीसीए। डिविडेंड का क्वेश्चन जीसीए के साथ रिलेट करके दिया था, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं जहां कंपनीज एक्ट को जीसीए के साथ मर्ज करके पूछेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या होगा, पहले सर हम लिखेंगे यहां पर कंपनीज एक्ट वाला प्रोविजन लिखो। फर्स्टली विल राइट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। आंसर एज पर द डेफिनेशन ऑफ, अच्छा सीएफओ कौन होता है? सीएफओ किसकी डेफिनेशन में कवर होता है? यस, जीसीए का ईयर भी पूछने लग गए हैं एग्जाम में बेटा। वो जीसीए का जो ईयर उन्होंने पूछा था ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने अपने हर बैच में बोला हुआ है, वो चाहे वो मैं रेगुलर पढ़ाता हूं, मैं फास्ट ट्रैक पढ़ाता हूं, इवन मैंने रिवीजन भी ली थी, मैंने शायद उसमें भी ये चीज बताई है कि जीसीए 1897 जो था वो पहले वाले दो एक्ट को कंसोलिडेट करके आया था। अगर आप नोट्स देखोगे मेरे, तो नोट्स में ऊपर वो पहले हिरार्की बनी हुई है, तो मैं क्लास में हमेशा वो चीज करवाता हूं, और वो मैंने बोला भी हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी और एक्ट का ये सब याद रखो मत रखो कि वो कौन सी डेट पे फोर्स में आया था, कब आया था, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसका ना लिंकेज है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीसीए से, वो समझनी जरूरी होती है। अब मैं रिवीजन में तो वो सारी एप्लीकेबिलिटी नहीं बोल पाता क्योंकि वहां पे रिवीजन हो रही होती है, बट व्हेन आई टेक द फास्ट ट्रैक, व्हेन आई टेक द रेगुलर क्लास, मैं उसका पूरा पूरा बैकग्राउंड समझाता हूं, तो वहां पे क्योंकि वो समझना जरूरी है बिकॉज उसके सेक्शंस कनेक्ट करते हैं उससे। दैट इज वाई दे हैव आस्क्ड, आई ऑलवेज से इन माई क्लास कि भैया वो याद रखा करो, वो जरूरी है, पर बच्चे नहीं याद करते। वो 1868 और क्या बोलते हैं 1887 वाले दोनों एक्ट्स को अपने साथ कंसोलिडेट करके लाया था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट वी डोंट गिव दैट इंपॉर्टेंस टू दैट। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सीएफओ, किसमें कवर होता है सर? सीएफओ कवर होता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ GCA, as per the definition of KMP। अगर मैं KMP की डेफिनेशन देखूंगा दैट इज की मैनेजरियल पर्सोनल, तो क्या KMP में CFO कवर होता है? हाँ, पर द डेफिनेशन ऑफ KMP एज पर कंपनीज एक्ट 2013, CFO is covered in the definition। सीएफओ जो है वो डेफिनेशन के अंदर क्या होता है? कवर होता है। केएमपी की डेफिनेशन में सीएफओ कवर होता है। ठीक है सर, आगे समझना। सेक्शन 203, अब देखो ये सेक्शन आपने पढ़ा तो नहीं है कंपनीज एक्ट का, बट वेनेवर वी एक्सप्लेन दिस सिंगुलर प्लूरल वाला सेक्शन, तो ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये क्या बोलता है? स्टेट्स दैट
A whole-time KMP states that a whole-time KMP of a company shall not hold, या ऐसे लिखो, whole-time KMP shall not hold whole-time KMP shall not hold office of KMP इन मोर देन वन कंपनी। वैसे तो आप एक कंपनी से ज्यादा के केएमपी नहीं बन सकते, वैसे तो आप एक कंपनी से ज्यादा के केएमपी नहीं बन सकते, बट एक्सेप्शन है अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है तो। एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी कंपनी एट सेम टाइम। बट आप अपनी सब्सिडरी कंपनी में बन सकते हो। अब यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब्सिडरी कंपनी, इन्होंने लिखा हुआ है सब्सिडरी कंपनी, तो आप एक ही सब्सिडरी में बन सकते हो क्योंकि यहां तो सब्सिडरी लिखा है। तो क्या आप एक ही सब्सिडरी में बनते हो? जीसीए बोलते हैं नहीं। एज पर सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 द वर्ड्स in singular shall include the plural and vice versa unless anything is repugnant in the context, anything is repugnant in the context। अगर कुछ विपरीत नहीं दिया गया तो हम सिंगुलर में प्लूरल और प्लूरल में सिंगुलर ऐड करके चलेंगे। सो a whole time KMP of holding company can be appointed, A whole time KMP of holding company can be appointed, एक whole time KMP जो है holding company का can be appointed in more than one subsidiary, in more than one subsidiary so as per GCA the word includes be appointed in, ऐसे लिखोगे, एक बार थोड़ा सा चेंज करोगे, ऐसे लिखोगे appointed in one or more than one subsidiary। So as per GCA the words singular, because as per GCA the word singular includes plural, क्योंकि सिंगुलर के अंदर क्या आता है? प्लूरल आता है। The word singular include the words plural। तो पूर्वा CFO of PBL can be appointed as the CFO of ACL and SBL both at same time, at the same time। आप सेम टाइम पे क्या बन सकते हो? सेम टाइम पे आप CFO बन सकते हो। ये सेक्शन 13 में लिखा हुआ सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर, ठीक है। बट इसी सेक्शन में एक बात और लिखी हुई है, वो किसी को याद है? इन द सेम सेक्शन दे से वन मोर थिंग, इसी के अंदर एक बात और लिखी हुई है, यस और नो? मेरे को बताओ वो बात क्या है। देखो, एक तो ये बोलता है कि सिंगुलर के अंदर प्लूरल आएगा और प्लूरल के अंदर सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। बट इसी सेक्शन के अंदर दे हैव गिवन वन मोर प्रोविजन, जिसको इसी के साथ याद रखना इजी है, वो प्रोविजन भी याद हो जाएगा। वो प्रोविजन क्या बोलता है सर? वो प्रोविजन ये बोलता है दैट मेल इंक्लूड्स फीमेल, बट वहां वाइसे वर्सा नहीं है, वहां वाइसे वर्सा नहीं है, ये ध्यान रखना, वहां एंड वाइसे वर्सा नहीं करना।
तो जहां पर भी मैस्कुलिन जेंडर लिखा हुआ होता है, वेयर एवर ही इज रिटन, तो शी इज इंक्लूडेड। ही ऑलवेज इंक्लूड्स शी। बोलो यस और नो। ही ऑलवेज इंक्लूड्स शी, बट वहां वाइस वर्सा नहीं है। बट ये ध्यान रखना, अनलेस एनीथिंग इज रिपग्नेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर कुछ और कहा गया है, मतलब कॉन्टेक्स्ट कुछ बोल रहा है, जैसे कहीं पर बोला गया कि नहीं एक पर्टिकुलर मेल जेंडर ही कवर होगा, वहां फीमेल कवर नहीं होगी, तो फिर वहां पे हम ही इंक्लूड शी नहीं करेंगे, वहां पर फिर हम ही इंक्लूड शी नहीं करेंगे। क्लियर? बोलो। फ्रेटर्निटी वाला केस? कौन सा फ्रेटर्निटी वाला केस? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? चलो इधर सुनेंगे। सर अगर ये सेम क्वेश्चन उल्टा आ गया तो आई मीन सब्सिडरी में पहले सीएफओ होती वो तो अपनी होल्डिंग में नहीं बन सकती ना। आप एक कंपनी में सब आप सीएफओ, सपोज आप किसी एक में सीएफओ हो, ठीक है, तो अब आप उसकी होल्डिंग में नहीं बन सकते, या उस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी में, अपनी सब्सिडरी में बन सकते हो। ठीक है, सेक्शंस भी लिखने होंगे, सेक्शन भी लिख, नहीं नहीं रे, क्या नैना कह रहा हूं, क्या नैना, इसमें क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें? ये अब ये पता है क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि तुमने ये वाला प्रोविजन ही नहीं पढ़ रखा। कंपनीज एक्ट में आप 148 तक पढ़ते हो, ये वाला प्रोविजन आप पढ़ते ही नहीं हो। अब ये प्रोविजन कोई ये एक लाइन का प्रोविजन थोड़ी है, 203 पढ़ने में ना तेल निकल जाता है जब 203 पढ़ते हैं। ठीक है, 149 से लेके मैं बोल रहा हूं 205 तक के जो सेक्शन है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, आपका पूरा लॉ का सिलेबस एक तरफ और वो सेक्शंस एक तरफ, मतलब ऐसा समझ लो कि इतना गहन एनालिसिस है उसके अंदर। ठीक है, मतलब नॉट पूरा लॉ का सिलेबस एक तरफ, बट हाँ बहुत टेक्निकल है ये तो। ऐसा मैंने थोड़ा ऐसा ज्यादा ही एक्सट्रीम बोल दिया एकदम, बट थोड़ा सा क्या होता है कि आपको ऐसे बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये प्रोविजन सिर्फ इन्होंने एक बीच में से लाइन उठा रखी है वो क्वेश्चन समझाने के लिए कि आप एक कंपनी की सब्सिडरी में बन सकते हो। जैसे मैं किसी कंपनी का केएमपी हूं, तो मैं उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में केएमपी नहीं बन सकता, बिकॉज मैं अगर 10 कंपनी में केएमपी बन जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा हर कंपनी में? केएमपी इज द की मैनेजरियल पर्सोनल, पर वो बोलता है आप अपनी सब्सिडरीज में बन सकते हो, आप अपनी सब्सिडरीज में बन सकते हो। ठीक है सर, आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, इधर ठंड थोड़ी है, इधर तो एसी चल रहा है भाई, ये देखो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सुनना आप जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ड्रीम बिल्डर लिमिटेड वॉज एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग एंड सेलिंग बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट्स। ये लोग अपार्टमेंट्स बेचते हैं और बजट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली मतलब बहुत अच्छे किफायती रेटों पे आपको घर बेचते हैं। ठीक है, इट रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट एट नोएडा, और इन्होंने नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा कहां पे? नोएडा में। पेंडिंग अप्रूवल द बिल्डर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क। अभी अप्रूवल आया नहीं था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दी। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। द कॉर्पोरेशन ऑफ नोएडा रिफ्यूज टू सैंक्शन द परमिशन, और कॉर्पोरेशन ने मना करा कि भैया हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। एंड द असिस्टेंट कमिश्नर वॉज मिस्टर एस, इशूड अ डेमोलिशन ऑर्डर। और एक बंदा था मिस्टर एस, कहानी इसी मिस्टर एस की है, ध्यान से समझना। मिस्टर एस ने डेमोलिशन ऑर्डर पास कर दिया। डेमोलिशन ऑर्डर देके बोला कि डेमोलिशन ऑर्डर देके बोला कि हम आपको क्या नहीं करेंगे, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और जो आपने कर दिया अब इसे तोड़ो। साइंड बाय हिम अंडर हिज अथॉरिटी, और उसने अपनी अथॉरिटी के अंडर साइन करा और ऑर्डर पास कर दिया। द बिल्डर्स फाइल्ड एन अपील एट द कोर्ट एंड स्टेट द डेमोलिशन। अब कोर्ट में अपील फाइल हुई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया अभी कि रुक जाओ, चलो तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ। आफ्टर 6 months ऑफ कोर्ट ट्रायल, कोर्ट का ट्रायल चला 6 महीने, क्योंकि अपने भारत में तो ये चलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही। द वर्डिक्ट वॉज अनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के फेवर में क्या आ गया? वर्डिक्ट आ गया। ठीक है, कॉर्पोरेशन के फेवर में वर्डिक्ट आ गया। कॉर्पोरेशन को बोला गया कि भैया आप जीतते हो, ठीक है, आपने सही बोला था। बट उस समय तक मिस्टर एस जा चुके थे, और अब मिस्टर जी जो है ये प्रेजेंट असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके थे, और इन्होंने बोला चलो म्यूजिक और तोड़ना शुरू करो, और डेमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। द बिल्डर आर्ग्यूड दैट द ऑर्डर वॉज पास्ड बाय मिस्टर एस एंड सिंस ही इज नो लॉन्गर इन द अथॉरिटी द ऑर्डर स्टैंड कैंसिल्ड। क्योंकि जिस बंदे ने ऑर्डर पास किया था वो तो अब तुम्हारी अथॉरिटी में है ही नहीं, तो ये बंदा कैसे मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है? ऑर्डर उसने पास किया था, डेमोलिशन ये कैसे करा देगा? मिस्टर जी कैन नॉट डेमोलिश द कंस्ट्रक्शन, मिस्टर जी डेमोलिशन नहीं कर सकते।
ठीक है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द जीसीए डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द बिल्डर। क्या बिल्डर का क्लेम वैलिड है या इनवैलिड है? मैं आपसे पहले आंसर पूछना चाहता हूं, लिखवाऊंगा मैं, लिखवाएगा भाई, उसकी तुम टेंशन छोड़ दो। पर मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ कि यहां पर डेमोलिशन का ये जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने उठाया, इट इज वैलिड और इनवैलिड? ये वैलिड है या इनवैलिड है? नहीं, ये किसने लिखा है? प्रियांशु लिख रहा है एक्स ऑफिशियो वाला प्रोविजन। नो, तो ऑफिशियो वाले प्रोविजन में ये नहीं आता। एक्स ऑफिशियो वाला प्रोविजन नालायक ये बोलता है अगर एक बंदे के पास, एक बंदा किसी पोजीशन पे अपॉइंट हो रहा है तो हम उसको नाम से भी अपॉइंट कर सकते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं। वो तो अलग ही प्रोविजन है, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे प्रोविजन कौन सा लग रहा है? आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा जीसीए के अंदर, दैट इज सक्सेसर वाला सेक्शन, कि अगर मान लो कोई एक लॉ, कोई एक पर्टिकुलर पावर किसी अथॉरिटी को दी गई है तो वो उसके सक्सेसर पे भी एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं होता बंदे को थोड़ी पावर मिली है। आज जितनी पावर्स प्राइम मिनिस्टर को है वो प्राइम मिनिस्टर को पावर है। टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। कल को चल के मान लो कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, कल को चल के मान लो कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे ये आर्ची है, मान लो आर्ची कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, तो वो सारी पावर बाय डिफॉल्ट किसकी हो जाएंगी? आर्ची की। ऐसा नहीं होता। वी आर नॉट गिविंग द पावर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन बाय हिज नेम, वी आर गिविंग द पावर टू द अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी होती है उसके आगे सक्सेसर भी, उस सक्सेसर भी जो होते हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं, वो भी उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, लिखो, आंसर लिखो मेरे साथ, चलो। और इवन पता है एक सेक्शन 17 भी होता है जीसीए में, और सेक्शन 17 जीसीए में जो होता है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो एक अथॉरिटी पे कोई बंदा बैठा है, उसके ऊपर कोई लॉ लग रहा है, फॉर द टाइम बिंग वो बंदा एब्सेंट है, वो बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं है और उसके फंक्शन कोई दूसरा बंदा परफॉर्म कर रहा है, यानी उसका कोई सब्सटीट्यूट परफॉर्म कर रहा है, तो वो पावर सब्सटीट्यूट के पास भी होगी, मतलब वो लॉ सब्सटीट्यूट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। दो अलग अलग चीजें देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 17 और 18 में, हालांकि मैंने रिवीजन में समझाया हुआ है, बट 17 और 18 में डिफरेंस क्या है? 17 लगता है सब्सटीट्यूट पे, 18 लगता है सक्सेसर पे। 17 लगता है सर आप सीएसबी हो, तुमको यही नहीं पता आज तक कि मैं सीएसबी हूं? हे माता जी दुर्भाग्यवश मैं सीए भी हूं और सीएस भी हूं, ठीक है, ये घटना घटित हो चुकी है। 17 और 18 इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 17 लगता है सब्सटीट्यूट पे, 18 लगता है सक्सेसर पे। 17 ये बोलता है जैसे जिस पोस्ट पे मैं आज बैठा हूं, तो मैं अभी वहां पर नहीं हूं, सपोज आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द सेबी, मैं सेबी का चेयरपर्सन हूं, ठीक है, बट अभी सेबी का चेयरपर्सन छुट्टियों पे गया हुआ, मान लो मेरी शादी हो गई और मैं कहां चला गया? मैं चला गया मान लो हनीमून पे, और मैं 2 महीने के लिए अब नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 महीने के लिए मैं नहीं हूं यहां पे, तो 2 महीने ना मेरा काम कोई और परफॉर्म करेगा, तो मेरी सारे लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये 17 बोलता है। 18 बोलता है कि अगर जब मैं एक पोस्ट पे था, मैं सेबी का चेयरपर्सन था, ठीक है, अब उसके बाद 5 साल टेन्योर था और मेरा टेन्योर जो है वो खत्म हो गया, और टेन्योर खत्म होने के बाद अब कोई नया बंदा अपॉइंट हुआ सेबी का चेयरपर्सन, तो उस पर भी वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ये दो अलग अलग चीजें, 17 18 दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। बोलो यस और नो। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। चले आगे, अब लिखो जरा आंसर। आंसर एज पर, कह रहे ऐसा दुर्भाग्य भगवान सबको दे ऐसा दुर्भाग्य भगवान सबको दे, मतलब मेरे लिए तो सौभाग्य ही है, तुमको ऐसा लग रहा होगा ये बंदा क्या सीए सीएस दोनों बन के बैठे हुए हैं। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलो अभी ठीक है, ठीक है, लिखो। है ना, ठीक चल रहा था ना, ये मजे ले रहे हैं कुछ बच्चे, मेरे को पता ही था, मेरे को पता था तुम ऐसा करोगे, मैंने सब सुन लिया था, मेरे कान है, मैं अंधी नहीं हूं। मेरे को पता था तुम मजे ले रहे हो। यू नीड अ वेरी हाई लेवल मीम नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड। कह रहे हमारे पास एयर फाइबर है, आप एयर फाइबर लगवा लो। नहीं है बेटा, हम गरीब हैं, हम एयर फाइबर नहीं, हम वो 100 रुपए का नेट डलवाते हैं, उससे चलाते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करके। चलो लिखो, एज पर सेक्शन 17 ऑफ जीसीए 1897, एज पर सेक्शन 17 ऑफ जीसीए 1897, it is sufficient to mention the official title of officer at present executing the functions, or that officer by whom the functions are commonly executed. The functions are commonly executed to apply a law to person executing the functions for the time being. बुक में आप जब थोड़ा सा ये सेक्शन देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस सेक्शन इज वेरी लाइक जम्बल्ड सेक्शन है, इधर उधर दिया हुआ है, बट इसको थोड़ा मैंने इधर उधर करके इसको सिंपल लाइन बना दी है। तो एज पर सेक्शन 17 ऑफ द जीसीए, अगर आप किसी बंदे पे कोई लॉ एप्लीकेबल करना चाहते हो, तो अगर ये जो ऑफिसर है, या तो इस ऑफिसर का टाइटल मेंशन कर दो, या इसकी जगह पर जो काम कर रहा है अभी फॉर द टाइमिंग उसका टाइटल मेंशन कर दो, वो जो लॉ है वो उसके सब्स्टिट्यूट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। देन उसके बाद एज पर सेक्शन 18 क्या बोलता है लिखना, एज पर सेक्शन 18 of GCA 1897 it is sufficient to express the relation to functionaries or corporations for the purpose of indicating, सर बुक की लैंग्वेज में लिखना नहीं, आप थोड़ा बहुत इजी कर सकते हो, बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ टू सक्सेसर ऑफ फंक्शनरीज और कॉरपोरेशन। तो आप उनका रिलेशन एक्सप्रेस कर दो, बस आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जो लॉ एक बंदे पे लगता है वो उसके सक्सेसर पे भी लगेगा। उस फंक्शनरी, उस कॉरपोरेशन जिनका परपीचुअल सक्सेशन होता है, उनके सक्सेसर पे भी वो लॉ लग जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज अ अथॉरिटी, इज अ पोस्ट, इज अ फंक्शनरी बॉडी।
अब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे जो भी बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा, उनके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा. इट्स नॉट रेलेवेंट टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ठीक है सर. आगे लिखना. सो इट मीन्स दैट if a power is granted to any officer, then that power is also available क्योंकि इन्होंने सजेस्टेड में दोनों के एंगल से आंसर दिया है कि आप ऐसे समझ लो कि वो बंदा सक्सेसर है, या इन्होंने क्या लिखा हुआ देखो, एट प्रेजेंट मिस्टर जी इज द असिस्टेंट कमिश्नर. तो प्रेजेंटली वो कमिश्नर है, मतलब वो असिस्टेंट कमिश्नर वाले काम कर रहा है, या वो ही बन चुका है, सक्सेसर है, या फॉर द टाइम बिंग वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो 17-18 हमने मेंशन करे. इन्होंने सजेस्टेड में दोनों ही दे रखे हैं 17-18. वैसे अगर बहुत ही शॉर्ट करोगे सो यू हैव टू राइट डाउन ओनली. मैं ये मान लूं कि भाई वो तो चेंज हो चुका है, अब एस की जगह पे जी आ चुका है, तो वही सक्सेसर बन चुका है, तो फिर वो सीधा सक्सेसर वाला सेक्शन लिखो, काम खत्म. अब क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिफाई कर देते तो बेटर है. देन दैट पावर इज ऑल्सो अवेलेबल टू देयर सक्सेसर. तो ये पावर इनके सक्सेसर को भी एप्लीकेबल मिल जाएगी, मतलब हो जाएगी, सक्सेसर को भी पावर मिल जाएगी, unless stated otherwise. Unless stated otherwise. So, a successor can generally continue a case under the GCA. अब यहां पे इन्होंने एक डॉक्ट्रिन का भी मेंशन किया था, वो लिखने की जरूरत नहीं है. So, as per the facts and provisions of GCA 1897, Mr. G in his capacity as current assistant commissioner is legally competent to order the demolition of construction. ठीक है बड़ा, ठीक है सर. फिर आगे क्या बोलता है? डेमोलिशन, द ऑर्डर ऑफ द डेमोलिशन एज ओरिजिनल ऑर्डर was passed by Mr. S. ओरिजिनल ऑर्डर किसने पास किया था? मिस्टर एस ने. ओरिजिनल ऑर्डर वॉज पास्ड बाय मिस्टर एस. द फॉर्मर कौन होता है? जो पहले था. फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर. in his capacity and act of authority. ये लाइन लिखनी जरूरी है. एक्ट ऑफ अथॉरिटी continues with the office, not the individual. तो ये जो अथॉरिटी होती है ये ऑफिस को फॉलो करती है, इंडिविजुअल को फॉलो नहीं करती कि वो बंदा हट गया तो अथॉरिटी खत्म. वो अथॉरिटी पे जो भी बैठेगा वो फॉलो करेगा. तो फाइनल कंक्लूजन, सो क्लेम ऑफ
ड्रीम बिल्डर्स इज नॉट वैलिड। तो द क्लेम ऑफ ड्रीम बिल्डर्स इज नॉट वैलिड, ये क्लेम वैलिड नहीं है। यू गॉट इट और नॉट? जल्दी से बताएंगे फटाफट, क्या मेरे को सारी बात समझ में आ गई है? मतलब तुम बोलोगे कि क्या मेरे को सारी बात समझ में आ गई है, ऐसा तुमको बताना है। इज इट क्लियर टू यू? फिर ये कहां से क्वेश्चन ला रहे हो आप? जीसीए के बड़े बड़े निकाल के गंदे गंदे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है। आ जाओ। जंबो रोड लाइंस लिमिटेड, जंबो रोड लाइंस लिमिटेड is a public limited company engaged in the business of interstate good transportation। बहुत बढ़िया। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचते हैं, ठीक है। The company owns a fleet of more than 10 heavy duty trucks which have the capacity to transport up to 1000 tons of good। और 1000 टन माल लेके जा सकते हैं, ठीक है। इनके पास इतने ट्रक्स हैं, इतनी फ्लीट है। फ्लीट का मतलब होता है पूरा ग्रुप, ठीक है। As per their registration, the transportation company received an order to transport 1000 tons of good, particularly plastic part of automobiles, to be loaded from a production facility in Surat and offloaded in the automobile factory in Pune, Maharashtra। तो सूरत से माल निकलेगा, पुणे आना है माल, और इन्होंने ट्रक पे माल लाद दिया, और वो कितना था? 1000 टन इन्होंने गुड्स लाद दिए, उस पे प्लास्टिक पार्ट्स हैं कुछ ऑटोमोबाइल के, ठीक है। ठीक है सर। द ड्राइवर लोडेड द हैवी ट्रक, हैवी ड्यूटी ट्रक, ये हैवी ड्राइवर जो था, ये हैवी ड्राइवर ये हैवी ट्रक लेके चल रहा था टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे। ऑन इट्स वे टू पुणे द ड्राइवर फर्दर लोडेड 100 टन ऑफ द अदर गुड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर। रास्ते में इसको कोई लोकल ट्रेडर मिल गया, उसने बोला कि ये 100 टन का माल और ये वाला मेरा वाला भी लोड कर लो। Who lured him for the some extra payment? Lured him का मतलब क्या होता है? उसने उसको लुभाया कि मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, आप माल लोड कर लो। ड्राइवर ऑन हिज वे विद हिज ओवरलोडेड ट्रक, और ये बंदा चढ़ा लिया इसने माल। मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है। ये निकल पड़ा 110, 1000 और प्लस 100 टन और जोड़ लो, 1100 टन लेके निकल पड़ा बंदा। ओवरलोडिंग हो गई अब। एंड क्योंकि इससे गाड़ी संभली नहीं और मैं उत्थे पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ आया, ठीक है। एक मोड़ आया और ये बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ आया। इस बंदे ने हरकतें कर दी। ट्रक रैम्ड इनटू अ रोड डिवाइडर, जाके गाड़ी बजी कहां पे? रोड डिवाइडर में, और पब्लिक प्रॉपर्टी तहस नहस। वो जो वो लगे होते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हैं, वो ग्रिल सी नहीं लगी होती लोहे की, वो सब तोड़ दी, ठीक है। द लोकल ट्रैफिक पुलिस चार्ज जंबो रोड लाइंस लिमिटेड फॉर ओवरलोडिंग द ट्रक। लोकल ट्रैफिक पुलिस ने उनके ऊपर चार्ज लगाया अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट कि तुम्हारे को 1000 टन अलाउड था, बट तुम 1100 टन लेके उड़ रहे थे, तो तुम्हारे पर ऊपर ये चार्ज लगेगा, ठीक है। एंड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द ट्रांसपोर्ट कंपनी। फर्दर हाईवे अथॉरिटी भी उठ के आ गई। तुमने हमारा इतना अच्छा हाईवे जो है वो उजाड़ दिया, तुमने पूरा डिवाइडर खराब कर दिया हाईवे का। इतना बढ़िया हमने हाईवे बनाया था, अभी इसको इनॉग्रेट करके गए थे वो भी उड़ा दिया। उन्होंने एक अनदर सूट फाइल कर दिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 फॉर डैमेजिंग द डिवाइडर एंड आयरन गिर्डर्स इंस्टॉल्ड ऑन द रोड साइड। वाओ, 2 अलग अलग एक्ट के अंतर्गत इसको पेल दिया। द जंबो रोड लाइन लिमिटेड अपोज्ड द सूट्स ऑन द प्ली ऑफ डबल जियो पैरिटी। अब ये डबल जियो पैरिटी क्या होती है? ये आपने जीसीए में एक सेक्शन पढ़ा है कि अगर एक ही आपके सेम ऑफेंस आपने दो अलग एक्ट में करा, मतलब अगर ऑफेंस सेम है तो आपको एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। तो द जंबो रोड लाइंस लिमिटेड अपोज्ड द सूट्स on the plea of the double jeopardy and the double punishment for the same act under the 2 different legislation. Whether the plea given by the road lines of double jeopardy be accepted by the court। आपको ये बताना है क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आंसर इज ये एक्सेप्टेबल। मैं आपसे पूछता हूं है या नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, फिर मैं तुमको आंसर बताऊंगा। एक बारी सब लोग आंसर देंगे मुझे। लेट मी सी, आई सी तुमको कितना याद है, क्या तुम सोच पा रहे हो। सपोज ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया डायरेक्टली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? ये बोल रहा है कि वो मतलब जो कंपनी डबल जियो पैरिटी मांग रही है, यानी वो कंपनी बोल रही है हमारे ऊपर दो एक्ट में तुमने वो लगा दिया, हम तो दो एक्ट में आपने हमारे ऊपर वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, ये पेनल्टी मार दिया आपने, मतलब आपने हमारे ऊपर ये सूट फाइल कर दिया, इसमें भी आपने केस डाल दिया, इसमें भी आपने केस डाल दिया, 2 अलग अलग एक्ट में आपने हमें केस डाल दिया। ये बोल रहे हैं ऐसे नहीं होगा सर, हटाओ एक। क्या ये सही बोल रहे हैं? वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, क्या ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? आंसर इज, ये जितने लोग लिख रहे हो ना,
यस इट इज एक्सेप्टेबल, सबके सब गलत है आंसर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं होगा ये एक्सेप्टेबल बिकॉज दोनों एक्ट में ऑफेंस अलग अलग हुआ है। एक में तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा है ओवरलोडिंग का, दूसरे वाले एक्ट में तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज का। दो अलग अलग ऑफेंस हैं, तो ये दो अलग अलग ऑफेंस के लिए तुमको एक सजा थोड़ी मिलेगी। ये आपको दो ऑफेंसेस के लिए एक सजा, मतलब हम एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा तब नहीं मिलती अगर वो दो अलग अलग एक्ट में ऑफेंस हो, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑफेंस इज सेम, मतलब इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस इज सेम। मैं एक बंदा हूं, मैंने एक कांड करा, वही कांड इस एक्ट के हिसाब से भी कांड है और इस एक्ट के हिसाब से भी एक कांड है, बट वो कांड सेम होना चाहिए ना, दोनों एक्ट में इंग्रेडिएंट सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग है तो नहीं होगा, अगर अलग अलग है तो नहीं होगा। यहां पे आपने दो अलग ऑफेंस करे हैं, एक तो आपने ओवरलोडिंग, पुलिस ने तुमको डिवाइडर तोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, पुलिस ने तुमको पकड़ा तुमने ट्रक में 1100 टन क्यों लोड करे, और हाईवे अथॉरिटी ने तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम्हारे ट्रक में 1100 थे, वो बोल रहे थे 1100 लेके जाता 2000 लेके जाता, चुपचाप सीधा सीधा हाईवे से निकल जाता, हम तुझे छोड़ देते। तूने ये तोड़ दिया अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तूने ये तोड़ा अब हम तुझे तोड़ेंगे। ओ एआई से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, देखो वो एआई से क्वेश्चन बना के दें आप या कुछ भी करें, अपन तो एनरोल्ड है ना आईसीआई के पास, तो अब वो एआई से क्वेश्चन बना के देंगे या ब्लैक बॉक्स से क्वेश्चन बना के देंगे, कहां से क्वेश्चन बना के देंगे, जहां से मर्जी से क्वेश्चन बना के दें वो ठीक है। अब हमको आंसर तो करना पड़ेगा, अपने दिमाग को उतना एआई के लेवल पे लेके जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आई से एक्सपेक्टिंग कि भैया चलो ठीक है ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा ऐसा आंसर दो। लिखो एज पर सेक्शन 26 ऑफ जीसीए 1897, where an act or omission constitutes an offense under two or more enactment, then the offender shall be liable. Then the offender shall be liable to be punished under any of those enactment, but shall not be punished twice for the same offense. सेम ऑफेंस के लिए आप दो दो बार पनिश नहीं किए जाओगे। ठीक है सर। एज पर लिखो आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी ये बात बोलता है दैट नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for same offense more than once. For same offense more than once. आगे लिखना। So above two provisions shall apply only if the ingredients which constitutes the two offense is the same. अगर आप यहां पे ये बुक वाली तरीके से थोड़ा ऐसे नहीं लिखना चाहते, यू कैन राइट इट लाइक above two provision shall apply only if the subject matter of both the offenses are same. तो अगर यहां पे आप ये नहीं लिखना चाहते थे फैंसी इंग्लिश बुक की तरह, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सब्जेक्ट मैटर दोनों ऑफेंसेस का सेम होना चाहिए। आगे लिखना। इन द गिवन क्वेश्चन द लोकल पुलिस charged jumbo road lines
limited for overloading the truck under Motor Vehicle Act. Under Motor Vehicles Act 1988. 1984 था, 88 था, 88 था, 84 वो दूसरे वाला था ना, हाँ 1988. हाईवे अथॉरिटी filed another suit. हाईवे अथॉरिटी फाइल्ड द अनदर सूट. इन्होंने एक और केस फाइल करा फॉर डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज आयरन girders installed on roadside under Prevention of Damage to Public Property Act. Prevention of Damage to Public Property Act 1984. As the offenses under two enactment are distinct, difference and not identical. ये different है, identical नहीं है. तो plea given by road lines of double jeopardy can not be accepted by the court. कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट द सेम. क्लियर? जल्दी बोलें क्लियर. यस सर क्लियर. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन May 24 का क्वेश्चन है, पढ़ना जरा. मिस्टर रचित जो है, मिस्टर रचित परचेज्ड अ न्यू हाउस एंड आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू हिज न्यू हाउस. बंदे ने घर खरीदा और बंदा नए घर में शिफ्ट हो गया. He was regularly filing his income tax return, but he did not update his address. बंदा ITR फॉलो कर रहा था पर इनकम टैक्स के पास अपना एड्रेस अपडेट नहीं करा. The income tax department sent a show cause notice to Mr. Rachit, whereby the time limit was for reply was 15 days from the service of notice. और 15 दिन का इनको टाइम दिया, इनको एक नोटिस सर्व हुआ और बोला 15 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू रिप्लाई. The notice was properly sent by the registered post to his address. अब इन्होंने प्रॉपरली भेजा, रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेजा, उसके एड्रेस पे भेजा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड था एड्रेस, उन्होंने उस एड्रेस पे भेज दिया. द नोटिस रीच्ड एट द ओल्ड हाउस, क्योंकि वो पुराने घर पे पहुंचा. एंड द प्रेजेंट ओनर ऑफ दैट हाउस, और जो पुराने घर का अब वाला ओनर था, यानी जो अब वहां पे बंदा रहता था, उसने लेने से मना कर दिया. उसने बोला भाई मैं ये नोटिस वोटिस नहीं लूंगा क्योंकि मेरा नहीं है. ठीक है. After a certain period, the income tax department took up penal action against Mr. Rachit. इन्होंने एक एक्शन ले लिया मिस्टर रचित के अगेंस्ट. He requested the department that he should not be charged as he did not receive the said notice. पर इसने बोला सर मेरे को क्यों एक्शन ले रहे हो आप, मेरे अगेंस्ट क्यों एक्शन ले रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास तो नोटिस ही नहीं आया. Advice in the terms of the provision of GCA whether sending of show cause notice by the income tax department would be considered proper serving of the notice or not. उन्होंने प्रॉपर सर्व किया था, आपकी गलती थी, आपने एड्रेस क्यों नहीं अपडेट किया. They have properly served. लिखो as per section 27 of GCA 1897. Where any law requires any document to be served by post, then
सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड इफ, हम मान लेंगे कि वो प्रॉपरली सर्व हुआ है इफ इट इज प्रॉपरली एड्रेस्ड, इट इज प्री पेड या थर्ड एंड posting by registered post and posting by registered post. Further, as per, अब यहां पे केस लॉ लिखना, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद करके जाना. एज पर केस लॉ ऑफ जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह, if a notice is sent to landlord by registered post and it is refused by tenant with endorsement of refusal, with endorsement of refusal, so it is presumed that notice has been served, that notice has been served. हम ये मान के चलेंगे नोटिस सर्व हुआ है. तो अगर मान लो नोटिस सेंड टू लैंडलॉर्ड है, रिफ्यूज्ड बाय टेनेंट है, हम मानेंगे नोटिस हैज बीन सर्व्ड. सो इन गिवन केस, इस केस में क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा था. इन गिवन केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट sent show cause notice properly by registered post at address which was in records of income tax department. So it was properly served. Refusal by current owner will not be considered that notice was not properly, notice was not properly, notice was not properly served by income tax department, by income tax department. So income tax department is correct in its decision, is correct in its decision. वो अपने डिसीजन में एकदम क्या है, करेक्ट है. गॉट इट. इसको 2 मिनट रीड करना, बस मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स.
हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? अभी भी अटक रही है क्या वीडियो? क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का, ठीक है। मिस्टर ए फ्रॉडलेंटली सोल्ड 13 अनमार्केटेबल गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने फ्रॉडलेंटली क्या करा, मिस्टर ए ने फ्रॉडलेंटली मिस्टर बी को गुड्स सेल करे जो अनमार्केटेबल थे, मतलब वो बिक ही नहीं पा रहे थे, वो बेचे नहीं जा सकते थे, हम बेच नहीं पा रहे थे, और हमने वो किसको चिपका दिए, हमने वो चिपका दिए टू द मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी को चिपका दिया आपने, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नाउ मिस्टर ए इज लायबल फॉर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अंडर बोथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपको बताना है एज पर जीसीए एज टू वेदर इज ऑफेंस पनिशेबल अंडर बोथ द एक्ट। तो हम बोलेंगे सेम वही, अभी ये वाला प्रोविजन मैंने करा दिया था, मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा, ये आप खुद से लिखोगे अब सेल्फ। ठीक है, कि अगर मान लो आपके, अब यहां पर ऑफेंस दोनों ही जगह सेम है कि आपने फ्रॉडलेंटली माल बेचा है, तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वही सेम ऑफेंस है, उसमें भी वही सेम ऑफेंस है। तो आपको यहां पर ये लिखना है कि सर ये बंदा एक ही चीज के लिए दो बार ऑफेंस, एक ही सेम ऑफेंस के लिए दो बार क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका दोनों एक्ट में ट्रायल चल सकता है, ये दोनों एक्ट में गिल्टी साबित हो सकता है, बट एक ही ऑफेंस के लिए आपको दो बार सजा मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। यू विल गेट द पनिशमेंट ओनली वंस। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट मैं आपको करा देता हूं आंसर, जो फर्स्ट का है वो आप सेल्फ करोगे, सेकंड का आंसर मैं कराता हूं आपको। ठीक है, मिस्टर पी बॉट अ कार फ्रॉम मिस्टर जी हु वाज हिज फ्रेंड। मिस्टर पी ने मिस्टर जी से क्या खरीदी, एक कार खरीदी, वो जी इसका दोस्त था। मिस्टर पी डिड नॉट चेक द कार और टेस्ट ड्राइव इट, और उसने बंदे ने कोई कार में कोई टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली, कोई उसमें कुछ नहीं चेक करा उसमें। ठीक है, और बोलता है मैं ऐसे ही खरीद लूंगा, यार तू तो अपना भाई है, और उसने वो कार खरीद ली। वेदर द परचेज मेड कुड बी सेड टू बी इन द गुड फेथ, क्या ये परचेज गुड फेथ में हुई है, आंसर इज नो, क्योंकि सिविल लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ डिफाइंड ही नहीं है, और सिविल लॉ ये बोलता है कि अगर आपने नेग्लिजेंटली काम करा है तो फिर हम उसको गुड फेथ में नहीं मानते, केयरलेस तरीके से काम करा हम उसे गुड फेथ में नहीं मानते। जीसीए ये बोलता है अगर काम ऑनेस्टी से हुआ है, चाहे नेग्लिजेंटली हुआ हो चाहे नेग्लिजेंटली ना हुआ हो, हम उसको गुड फेथ में मानते हैं। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां पर आ जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस में, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्होंने माल खरीदा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें गुड फेथ की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, और जीसीए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होता, बिकॉज जीसीए जो था वो 1872 का लॉ था, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, उतना सब में मैं नहीं उतर पाऊंगा यहाँ पे अंदर। ठीक है, वो सब हम अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, कैसे नहीं होता क्यों नहीं होता, बट वो क्यों नहीं होता उसका अपना डिस्कशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो जीसीए पर, जीसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एप्लीकेबल भी नहीं होगा, तो फिर सिविल लॉ के हिसाब से देखा जाएगा कि डेफिनेशन क्या बनेगी गुड फेथ की। और एक केस लॉ हुआ था माउ आंग पू वर्सेज माउ सी माउ। ठीक है, माउ आंग पू वर्सेज माउ सी माउ, ये जो केस लॉ हुआ था इसमें डिसाइड हुआ था कि अगर कोई काम केयरलेसली हो रहा है तो हम तो उसे गुड फेथ में नहीं मानते, तो वो वाला आपको यहां पे लिखना है, लिखो एज पर। इस बार पेपर में गुड फेथ की डेफिनेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ के जाना। ठीक है, गुड फेथ और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपका ये दोनों डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन बन सकता है जीसीए में, और उसके अलावा आपका एक्ट वाली जो डेफिनेशन है, एक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस वाली डेफिनेशन पे क्वेश्चन इन पे बन सकता है, एक्ट वाली डेफिनेशन पे, ऑफेंस वाली डेफिनेशन पे। मैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे एक बार वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। एज पर जीसीए 1897 अ थिंग shall be deemed to be done in good faith where it is done honestly in fact।
whether done negligently or not, whether done negligently or not, बट आगे लिखना एज पर केस लॉ माउंग आउंग पू, क्या नाम है ना इस केस लॉ का, माउंग आउंग पू, कितना क्यूट नाम है, माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग, ये दोनों सेम फैमिली के लगते हैं मुझे तो, माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग, ठीक है। इट वॉज पॉइंटेड दैट word good faith is not defined in Indian Contract Act 1872 and definition of good faith as per GCA is also not applicable on Indian Contract Act, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एप्लीकेबल भी नहीं होती। सो डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ इज understood as per civil law and it states that nothing is said to be done in good faith, हम नहीं बोलेंगे कि ये काम गुड फेथ में हुआ है, nothing is said to be done in good faith which is done without due care and attention, as expected from a man of ordinary prudence। पूरा आपको ये लिख के आना है, ठीक है, ये आ सकता है, मैं बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। यस जिमित, एन ऑनेस्ट परचेज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एन ऑनेस्ट परचेज मेड केयरलेसली विदाउट प्रॉपर इंक्वायरीज cannot be said to be done in good faith to convey a good title, to convey a good title, to convey a good title। बोलो ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ जल्दी बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर लिखेंगे। सो इन द गिवन केस परचेज ऑफ कार बाय मिस्टर पी कैन नॉट बी सेड टू बी मेड इन good faith, cannot be said to be made in the good faith, हम इसको गुड फेथ में नहीं मान सकते, हम इसको गुड फेथ में नहीं मान सकते, ठीक है सर। शर्म लाइक मत कर देना, शर्म ही नहीं है बिल्कुल ही हमको, हम कितने गंदे हैं। क्लियर सर। चलो इसके बाद ना ये एक क्वेश्चन मुझे और लग रहा है पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आस्क दिस क्वेश्चन वेरी रिपीटेडली,
बहुत फ्रीक्वेंटली ये लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, इफेक्ट ऑफ रिपील वाला, इफेक्ट ऑफ रिपील वाला, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका दोबारा आ सकता है, डोंट थिंक ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूं, एक बार लिखवा दे रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बट स्टिल एक बार लिख लो, ठीक है, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा आंसर। एज पर सेक्शन 6 ऑफ GCA 1897, where any central law or regulation repeals any act unless another purpose exists, the repeal shall not। द रिपील शैल नॉट, तो रिपील क्या क्या इफेक्ट लेकर नहीं आता। एक बार एक काम करोगे, एक ऊपर यहां पर भी एक लाइन लिख लोगे जरा, क्या पता है क्या, यहां पर ना, यहां पर आप लिख लो इन 3 पॉइंट लिखने के बाद, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, यहां ये रह गया यार, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, वो प्रीपेड वाले में, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, यहां पे लिख लेना ये वाले क्वेश्चन में, रचित वाले क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पर अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। चलो अब इधर आओ, रिपील के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब रिपील क्या क्या चीजों को इफेक्ट नहीं कर सकता। द रिपील शैल नॉट अफेक्ट क्या क्या, पहला पॉइंट नंबर 1, रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड और प्रिवेल्ड ड्यूरिंग period at which repeal was effected। सेकेंड, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, जो पहले फोर्स में ही नहीं था आप उसे फोर्स में लेके नहीं आ सकते। सेकेंड, रिपील शैल नॉट, ये पॉइंट सबके साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब हर लाइन के आगे आपको ये बोलना है, रिपील शैल नॉट, रिपील शैल नॉट, रिपील शैल नॉट, रिपील शैल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ enactment so repealed of enactment so repealed of a very good Ishan, of enactment so repealed or anything duly done, anything duly done। Third, affect any right, privilege, affect any right, privilege, obligation or liability acquired या incurred अंडर एनैक्टमेंट सो रिपील्ड। आपका जो एनैक्टमेंट रिपील हुआ है, जो हटा है, उसके अंदर आपको कोई राइट मिला था, प्रिविलेज मिला था, या आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आई थी, वो सब अफेक्ट नहीं होती अंडर द एनैक्टमेंट सो रिपील्ड। फोर्थ, अफेक्ट एनी पेनल्टी और फीचर और पनिशमेंट और एनी ऑफेंस committed against enactment so repealed।
फिफ्थ, नहीं केस लॉ नहीं लिखने की जरूरत, उसने पूछा ही नहीं है। केस लॉ वाले में आपको नहीं लिखने की जरूरत की है कि ये वो वाला केस लॉ था ना यहाँ पे कि आपको क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर द कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, ठीक है। रिपील कंप्लीट ऑब्लिटरेशन होता है, डिलीशन का मतलब होता है वो डिलीट में हो जाता है, बस मतलब इफेक्ट में आना बंद हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द रिपील फॉर द रेगुलेशन नॉट ऑफ द रूल, तो वो सब केस लॉ तुमको नहीं लिखने हैं। वो उस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछेगा, देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। वो उस पॉइंट पे पूछेगा, देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, अदरवाइज आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, अफेक्ट any inquiry, litigation or remedy। नवरंगपुरा गम धर्मदा मिलकर ट्रस्ट वर्सेस रामातुजी रामाजी। अफेक्ट एनी इंक्वायरी, लिटिगेशन और रेमेडी in respect to such claim, privilege, debt or any inquiry, litigation or remedy may be initiated, continued और insisted। तो जो इंक्वायरी वगैरह आपकी पुराने एक्ट में चालू हो गई थी वो अभी भी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, वो अफेक्ट नहीं होगी। गॉट इट, गॉट इट सर, क्लियर एकदम? हाँ सर एकदम क्लियर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। चलो तो आईयूएस हम फिर कब करेंगे? कल, ठीक है। आईयूएस वी विल डू टुमारो, और उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 के मैं फिर बोल रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आराम से थोड़ा टाइम निकाल के बैठना और चैप्टर 7 अच्छे से रिवाइज करके बैठना, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है बट वी विल डू सो मेनी क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है सर। आपकी स्पीड भी फास्ट है और राइटिंग भी अच्छी है, तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो इट विल बी इन योर फेवर, चीजें जो है वो आपके फेवर में रहेंगी, ठीक है। कौन सी वाली? कविश आईयूएस कल करेंगे, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ठीक है। चलो कल मिलेंगे फॉर आईयूएस, एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट we will see you tomorrow for the IOS, and keep working very very hard as someone somewhere is waiting for us. Thank you so much. Take care. Tada. Bye bye.